मुन्ना नाम का एक मूर्तिकार रौनापुर गांव में रहता था। वह अपनी कला से सुंदर मूर्तियां बनाता था, लेकिन उसकी कला को कोई नहीं पहचानता था। मुन्ना और उसकी बीमार माँ एक किराए के घर में रहते थे। उनकी माली हालत बहुत खराब थी। एक दिन मकान मालिक सेठ आया और मुन्ना से किराया मांगने लगा। किराया दे मुन्ना, कब तक ऐसे ही टालता रहेगा? जल्दी किराया जमा कर, नहीं तो मैं तुम दोनों को इस घर से निकाल दूंगा। सेठ जी, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। मेरी मूर्तियां बिक नहीं रही है और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अगर किराया नहीं मिला तो कुछ दिन में तुम दोनों सड़क पर होगे। सेठ ने चेतावनी दी और चला गया। वह घर के कोने में बैठकर सोचने लगा। मैं इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता हूँ, फिर भी कोई नहीं खरीदता। पता नहीं मेरी किस्मत कब बदलेगी। माँ का इलाज कैसे कराऊंगा और कहाँ लेकर जाऊंगा? अगली सुबह मुन्ना ने तय किया कि वह अपनी मूर्तियां बेचने के लिए बाजार जाएगा। वह सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा, लेकिन एक भी मूर्ति नहीं बिकी। आज तो एक भी मूर्ति नहीं बिकी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। माँ को भी डॉक्टर के पास ले जाना है। मुन्ना मन ही मन बड़बड़ा रहा था। मुन्ना मूर्तियां समेटकर जाने ही वाला था कि तभी एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा। भैया, एक मूर्ति दे देना मुझे, और हाँ, मूर्ति ऐसी देना जो बच्चों को पसंद आए। क्या है ना कि कल मेरी भतीजी का जन्मदिन है, तो मैं सोच रहा हूं कि उसे मूर्ति भेंट दे देता हूं। मुन्ना यह सुनकर खुश हो गया और एक सुंदर मूर्ति उस व्यक्ति को दे दी। उस व्यक्ति ने कुछ पैसे मुन्ना को दिए और वहां से चला गया। हाँ, चलो, कुछ तो बिक्री हुई। इतना कहकर मुन्ना घर जाने ही वाला था कि तभी एक दूसरा व्यक्ति वहां आ गया। उसके हाथ में एक रस्सी से बंधी बकरी थी। अरे भाई, मैं दूसरे गांव से आया हूं और मैं इस बकरी को बेचना चाहता हूं। ये बकरी मुझे जंगल में मिली थी, पर ये दूध नहीं देती है और मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। तो तुम्हारे पास जितने पैसे हो तुम मुझे दे दो और इस बकरी को ले लो। अरे भाई, तुम दूसरे गांव के हो? आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं दूसरे गांव का व्यक्ति हूं। हाँ, क्योंकि तुम इस गांव के व्यक्ति होते ना, तुम मुझसे बकरी खरीदने को हरगिज़ नहीं कहते, क्योंकि इस गांव के सभी लोग मेरी स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ है। वह व्यक्ति बहुत ही उदास हो रहा था। भाई, मुझे पैसे की जरूरत है और मैं इस बकरी को चारा भी नहीं खिला पा रहा हूं। यह सुनकर मुन्ना चौंक गया। मुन्ना बकरी की ओर देखने लगा। बकरी बड़े ही गौर से मुन्ना को देख रही थी। उसकी आंखों में एक विशिष्ट उदासी थी। मुन्ना ने वही पैसे उस व्यक्ति को देकर बोला, भाया, देखो, आज सुबह से मेरी यही कमाई हुई थी। अब अगर इतने में तुम्हारा काम चल जाए तो ये ले लो, और हाँ, अगर तुम चाहो तो बकरी को भी अपने साथ ले जा सकते हो। वह व्यक्ति तुरंत पैसे लेकर मुन्ना से बोला, नहीं भैया, बकरी को तुम ही रख लो, क्या करूंगा मैं। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया और मुन्ना उस बंधी हुई बकरी को लेकर अपने घर आ गया। मगर मुन्ना उस दिन जब घर लौटा तो उसकी जेब में एक भी सिक्का नहीं बचा था। हाथ में वह बकरी थी जिसे वही व्यक्ति जबरदस्ती देकर चला गया था। मेरे पास तो अब इतना भी नहीं बचा कि मैं आज रात को कुछ खा सकूं, और ऊपर से वो व्यक्ति मुझे जबरदस्ती तुम्हें दे गया। अब बताओ, भला मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? कोई बात नहीं, आज से तुम ही मेरे नए मालिक हो। वैसे भी मुझे इस समय भूख नहीं है। बकरी के मुख से इतनी शुद्ध भाषा सुनकर मुन्ना चौंक गया। अरे बाप रे, ए बकरी, तू तो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करती है रे।
मैं तो चौंक ही गया कि मेरे सामने बकरी बोल रही है या कोई इंसान। मैंने तुमसे इसीलिए बात की क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे। जिसने मुझे बेच दिया उससे मैंने कभी बात नहीं की। वह बहुत ही जल्दबाज और निराश इंसान था। मेहनत नहीं करता था, बस रातों रात अमीर बनने के सपने देखता था। लेकिन हालात अब मुझे सपने देखने पर मजबूर कर रहे हैं। इतना कहकर न जाने क्यों मुन्ना ने अपने जीवन की सारी कठिनाई उस बकरी को बता दी। तुम एक बहुत अच्छे कलाकार हो और तुमने जो मुखिया के सामने 1 महीने में 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाने की हामी भरी है ना, वह बहुत हिम्मत की बात है। तुम जरूर सफल होगे, देखना। अरे सफल क्या होगे? मुझे तो अपनी सफलता के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं तुम्हें मूर्तियों के कुछ ऐसे गुण और बारीकियां सिखाऊंगी जिससे तुम्हारी कला और निखर जाएगी। फिर लोग तुम्हारी मूर्तियां खरीदेंगे, देख लेना। क्या बकरी? मतलब तू मूर्तियां बनाने की बारीकियां भी जानती है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बता, जंगल में तुम क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता मैं जंगल में कैसे गई। अगले दिन सुबह होते ही बकरी मुन्ना को मूर्तियों की कुछ बारीकियों के बारे में बताने लगी। मुन्ना ने ध्यान से उसे सुना और कुछ ही देर में एक सुंदर मूर्ति तैयार हो गई। अरे वाह, ये तो पहले से बहुत बेहतर है। मुन्ना और बकरी मिलकर वह मूर्ति लेकर बाजार गए। कुछ देर में एक ग्राहक आया जिसने अच्छे दामों में वह मूर्ति खरीद ली। खुश होकर मुन्ना घर लौटा और एक अच्छा भोजन बनाया। कुछ भोजन बकरी के सामने रखते हुए बोला, अरे ये लो बकरी, ये लो, थोड़ा तुम खाओ, थोड़ा मैं खाता हूँ। आज की कमाई तुम्हारी वजह से हुई है। मैंने तो बस तुम्हें थोड़ी सी बारीकियां बताई हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ हाँ, अब तो मुझे विश्वास होने लगा है कि मेरी किस्मत जरूर बदलेगी। उस दिन के बाद बकरी रोज मुन्ना को मूर्तियां बनाने की नई नई बारीकियां सिखाने लगी। मुन्ना की कला निखरती गई और कुछ ही दिनों में उसकी आमदनी अच्छी हो गई। एक दिन मुन्ना उदास बैठा हुआ था। उसकी आंखों में चिंता की परछाई थी। क्या हुआ मुन्ना, अब तुम उदास क्यों हो? अब तो तुम्हारी आमदनी भी ठीक ठाक हो गई है। क्या बताऊं दोस्त, आमदनी तो हो रही है, लेकिन सेठ जी ने मुझे केवल 1 माह का समय दिया था। अब उसमें बस कुछ ही दिन बचे हैं और मैं अभी तक मुश्किल से 20 स्वर्ण मुद्राएं ही जमा कर पाया हूँ। बाकी 980 अभी जमा करना बाकी है। तुम फिक्र ना करो, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। क्या 1 लाख? ऐसा कैसे संभव है बकरी? सब संभव है, बस तुम मेरी बात मानो। हाँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन हाँ, मुखिया जी ने एक और शर्त रखी थी कि वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे सिर्फ और सिर्फ मूर्तियां बेचकर कमानी है। अब देखो, अगर तुम्हारा कोई और तरीका है तो माफ करना, मैं वो नहीं मानूंगा। ओहो, मेरा उपाय भी मूर्ति से ही जुड़ा है। मैं जिस विशेष मूर्ति की बात कर रही हूं ना, अगर तुम उसे वैसा का वैसा बनाओ और जहां मैं कहूं वहां ले चलो, तो मुझे विश्वास है कि वो मूर्ति बहुत अधिक मूल्य में बिकेगी। मुन्ना ने हामी भर दी। फिर बकरी बताने लगी कि किस प्रकार की मूर्ति बनानी है। रात भर मेहनत कर मुन्ना ने एक सुंदर डाकू सरदार की मूर्ति तैयार कर दी।
ये मूर्ति तो वाकई में किसी डाकू सरदार जैसी लगती है। बकरी, क्या तुमने कभी इस डाकू सरदार को देखा है क्या? ओहो, वह सब तुम छोड़ो। अब तुम इस मूर्ति को लेकर डाकू सरदार बलवंत की गुफा में जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुन्ना तैयार हुआ और मूर्ति को लेकर बकरी के साथ बलवंत की गुफा की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे बाद मुन्ना गुफा के बाहर खड़ा था। सामने डाकू बलवंत अपनी चट्टान पर बैठे थे। कौन हो तुम? सरदार, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। मैं एक मूर्तिकार हूँ। मैंने आपके लिए एक विशेष मूर्ति बनाई है। यदि आप उसे देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप प्रसन्न होकर मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम देंगे। ओह, ऐसा क्या है उस मूर्ति में? चलो दिखाओ। खैर, मुन्ना ने धीरे से मूर्ति को सामने खड़ा कर दिया। डाकू बलवंत की आंखें मूर्ति को देखकर भर आईं, लेकिन अगले ही क्षण उनका चेहरा क्रोध से भर उठा। तुमने इस मूर्ति को किसके कहने पर बनाया? क्या तुम इसे पहचानते हो? माफ करिएगा सरदार, लेकिन मैं इन्हें नहीं जानता। ना ही मैंने इन्हें कभी देखा है। तुम कभी इससे मिले हो? साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना। नहीं सरदार, मैं इनसे कभी नहीं मिला। अरे तो फिर तुमने इसकी हूबहू मूर्ति कैसे बना ली? बकरी, जो अब तक चुप बैठी थी, फुसफुसाई। मेरा नाम मत लेना। बस यही कहना कि सरदार तुम्हारे सपनों में आया था और उसने कहा था, डाकू बलवंत मूर्ख है। मेरी मूर्ति बनाओ और उसे दिखाओ, जिससे कि उसकी मूर्खता दूर हो जाए। अबे, ये तू क्या बकवास कर रही है? मरवाएगी क्या? अगर स्वर्ण मुद्राएं चाहिए तो वही कहो जो मैं कह रही हूँ। कहो चुपचाप। तुम यह अपनी बकरी से मुंह लगाकर बातें क्या कर रहे हो? इधर देखो, सच सच बताओ कि तुमने यह मूर्ति क्यों बनाई है। बोलो। सरदार, कल रात डाकू सरदार मेरे सपनों में आया था। उसने मुझसे कहा कि डाकू बलवंत मूर्ख है। मेरी मूर्ति बनाओ और उसे दिखाओ, जिससे उसकी मूर्खता खत्म हो जाए। डाकू बलवंत का चेहरा अब पूरी तरह लाल हो चुका था। मूर्ख, तू जानता भी है कि तूने आखिरकार किसकी मूर्ति बनाई है? डाकू ने क्रोध में अपने साथियों की ओर देखा। साथियों, इस मूर्ख को तुरंत कारागार में डाल दो। तुरंत ले जाओ इसे। मुन्ना को बकरी सहित कारागार में डाल दिया गया था। रात भर वो बेचैनी से जागता रहा। तुमने तो मुझे कहा था कि मुझे इनाम मिलेगा। वाह, बड़ा इनाम मिला। देखो, डाकू बलवंत ने मुझे सीधा कारागार में डाल दिया। अब क्या करे? ओहो, तुम घबराते बहुत हो। चिंता मत करो, तुम मेरी बात पर भरोसा रखो। तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। या रब, मैं ही मूर्ख हूं जो तुम्हारी बातों में आ गया। मुन्ना ने सारी रात बकरी से बात नहीं की। अगली सुबह एक आदमी कारागार में आ पहुंचा। चलो बाहर चलो, डाकू बलवंत ने तुम्हें गुफा में तलब किया है। चलो। देखा, मैंने कहा था ना। बस बस, बहुत हो गया। अब इतनी जल्दी मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा। क्या बकवास कर रहा है? बकरी से क्या बात कर रहा है? क्या घरवाली है तेरी? चल चुपचाप, बहुत चू कहीं का। चल। मुन्ना चुपचाप गुफा में पहुंच गया। कल तुमने जो मूर्ति हमें दिखाई थी, तुम्हें पता है कि वो मूर्ति तुम्हारे सपने में आए मेरे छोटे भाई की थी। उसने सपने में तुमसे कहा था कि मैं मूर्ख हूं, और जब उसकी मूर्ति बनाकर मेरे सामने रखोगे तभी मुझ में थोड़ी अक्ल आएगी। सरदार, आपको कोई गलतफहमी हुई है।
मैंने मूर्ति किसी डाकू सरदार की बनाई थी, आपके भाई की नहीं। मूर्ख कहीं के। वो मूर्ति मेरे छोटे भाई अशोक की थी, जो कई दिनों से लापता है। मैंने पूरे राज्य और जंगल में खोज करवा लिया, मगर उसका कुछ भी पता नहीं चला। सरदार, मुझे सच में नहीं मालूम था कि वो आपके भाई है। तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि मेरे भाई ने सपने में तुमसे कहा है कि मैं मूर्ख हूं? ये शब्द वही हैं जो मेरा भाई हमेशा मुझसे मजाक में कहा करता था। अब सीधी तरह से बता, तूने मेरे भाई को आखिरी बार कहां देखा था? अगर नहीं बताया ना, तो अभी के अभी फांसी पर लटका दूंगा। चल बोल। सरदार, कृपया करके मैं सच कहता हूं, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। ना तो मैं आपके भाई को जानता हूं और ना ही आपको और उस बीच की बातों को भी मैं नहीं जानता। दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले मैंने इस बकरी को खरीदा था। इसी ने मुझसे कहा था कि इसकी बताई गई आकृति की मैं मूर्ति बनाऊं और वो मूर्ति मैं आपको दिखाऊं। ये कहती है कि आपको प्रसन्नता होगी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। क्या तुम इस बकरी की बात कर रहे हो? हाँ सरदार, ये बकरी इंसानों की तरह बात करती है। कल ये मुझसे कह रही थी कि इसका नाम मत लेना, इसलिए मैंने नहीं कहा कि ये सब कुछ बकरी ने कहा है। बताओ, क्या तूने अशोक को देखा है? देखा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। फिर चाहे तुम मुन्ना को मार ही क्यों ना दो। सरदार, नहीं नहीं। बस बहुत हो गया मूर्ख बकरी। मैं तुझे एक अंतिम मौका देता हूं। बता, तूने मेरे भाई को कहां देखा है? बोल। मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तू है। तुझसे बड़ा मूर्ख इस संसार में नहीं है। मूर्ख कहीं का। यह सुनते ही डाकू बलवंत ने बंदूक निकाल ली और बकरी पर वार कर दिया। उसी क्षण रंग बिरंगे प्रकाश में बकरी गायब हो गई और एक आदमी प्रकट हो गया। अशोक, यह क्या था? बड़े भाई, श्राप से मुक्त होने का यही एकमात्र उपाय था। दरअसल बात कुछ समय पहले की है। जब मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, तो गलती से मैंने एक बकरी के जोड़े पर तीर चला दिया। एक बकरी मर गई। अब उस समय वहां पर एक बकरी थी। उसने गुस्से में मुझे श्राप दिया कि मैं भी बकरी बन जाऊं। रब ने उसकी सुन ली और मैं बकरी बन गया। और उस बकरी ने कहा, मैं इस तरह ठीक हो सकता हूं। और मुन्ना को वही शब्द कहे जिन शब्दों से मैं अक्सर आपको छेड़ा करता था, ताकि आपको मेरी याद आ जाए। मुझे पता था कि आप जल्दबाजी में मुन्ना को कारागार में बंद कर देंगे, और मैं ये भी जानता था कि मुन्ना डर जाएगा, कोई भी डर जाएगा, और वो यही कहेगा कि मैंने आपको ऐसा कहने के लिए बोला था। और जब आप बकरी के रूप में मुझसे पूछेंगे, तो मैं आपसे कुछ कटु शब्द कहूंगी, तो आप गुस्से में आकर मुझ पर वार कर देंगे, और उसी क्षण मेरा श्राप टूट जाएगा भैया। डाकू बलवंत ने अशोक को गले से लगा लिया और रो पड़े। मेरे भाई, मेरे भाई, मैं सच में मूर्ख था। मुझे क्षमा करो मेरे भाई, मुझे क्षमा करो। तुम भी मुन्ना, मुझे क्षमा कर दो। मुन्ना, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। मैं तुम्हें एक नहीं 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। अशोक ने मुन्ना को 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। मुन्ना तुरंत अपनी मां के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। मां बहुत खुश हुई। मुन्ना ने सबसे पहले अपनी मां को एक अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया और उनका इलाज करवाया। उसके बाद उसने एक नया घर खरीदा। अब मुन्ना और उसकी मां दोनों खुश रहने लगे। सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन मंजिल सबसे खूबसूरत होती है। बुद्धिमानी और धैर्य से हर ताले की चाबी मिल सकती है। ईमानदारी वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को भी जगमगा देती है। मेहनत का फल भले देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। दूसरों की मदद करने वाला इंसान हमेशा दिलों में जिंदा रहता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली?
हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।